नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की आरोह भाग 2 से फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पहलवान की ढोलक नामक पाठ पढ़ेंगे, जो एक कहानी के रूप में हमारे यहाँ पर प्रस्तुत है। और रेणु का जन्म है 1921 ईस्वी में बिहार के पूर्णिया जिले में इनका जन्म हुआ है और 1977 में इनका निधन हुआ है। और ये आंचलिक उपन्यासकार, कथाकार के नाम से जाने जाते हैं। और इन्होंने जो ग्रामीण परिवेश है उसको बारीकी से देखा है, परखा है, और वहाँ की जो समस्याएं हैं ग्रामीण क्षेत्र के, उन समस्याओं को यहाँ पर उजागर किया है। जैसे भूखमरी है, शोषण है, गरीबी है, तो अन्य और जो भी समस्याएं हैं उनको यहाँ रेखांकित किया है। और यहाँ पाठ में साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग है और आंचलिक यानी ग्रामीण शब्दों का भी बहुत प्रयोग किया गया है। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे उपन्यास है मैला आंचल है, परी कथा है, कितने चौराहे, ये इनके मुख्य उपन्यास हैं। कहानी ठुमरी है, एगीरखोर है, आदिम रात्रि की महक है, और संस्मरण है ऋण जल वन तुलसी की गंध। तो ये इनके संस्मरण है। और यहाँ पर हमने इस पाठ को कई भागों में बांटा है, जिससे आपको अच्छे से समझ आ सके। छोटे छोटे भागों में करके मैं इनको समझाना चाहूँगी। जैसे मलेरिया और हैजा, तो पाठ के प्रारंभ में ही यहाँ पर मलेरिया और हैजे का जिक्र किया गया है। तो कहते हैं कि सर्दी की रात है, यानी जाड़े का दिन है, तो उसमें अमावस्या के दिन बहुत ही अंधकार छाया हुआ है। उस अंधकार में या उस सर्दी की रात में हैजा और मलेरिया उस गांव में बहुत फैला हुआ है, जिसके कारण सब लोग डरे हुए हैं। ये जो रात है, अमावस्या की काली रात, वो बहुत ही मौन है, और उसमें सियारों का जो क्रंदन है, कुत्तों की रोने की आवाज़ है, और पेचक की जो डरावनी आवाज़ है, उससे लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं। लेकिन उस मौन वातावरण में, उस शांति भरे वातावरण में, या इस स्थिति में जो इतनी भयंकर बीमारी फैली हुई है, जिससे लोग बहुत दुखी हैं, डरे हुए हैं, और उस समय, उस परिस्थिति में जो पहलवान की ढोलक है, उसकी आवाज़ हमें जीवन जीने की प्रेरणा देती रहती है। तो वो पूरी रात जो लूटन नाम का पहलवान है वो ढोलक बजाता रहता है, और जिससे लोगों का जो डर है वो थोड़ा कम हो जाता है और उन्हें जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। फिर है लूटन का जीवन। लूटन यहाँ पर इसका मुख्य पात्र है। पहलवान की ढोलक जो नामक कहानी है, इसका मुख्य पात्र है। तो पहलवान का नाम है लूटन, तो उस का जो जीवन है यानी बहुत ही दुखद भरा हुआ भी है और सुखद भी रहा है। तो दोनों प्रकार का जीवन यहाँ पर चित्रित किया गया है। क्योंकि जब लूटन 9 वर्ष का था तो उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, वो अनाथ हो गया था, और 9 वर्ष की आयु से पहले ही यानी अल्पायु में ही उसकी शादी कर दी गई थी। जब उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसका पालन पोषण जो उसकी सास थी वो करती हैं। सास ने इनका पालन पोषण किया और इनको बड़ा किया। तो जो सास थी, गांव के लोग उसको बहुत कष्ट देते थे। उसकी सास को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था, जिससे दुखी होकर लूटन पहलवान ने अपनी कसरत करना प्रारंभ किया। जैसे उनके पास बहुत सारी गायें भैंसें थी, उनका दूध निकालता था और दूध पीता था, जिससे वो शरीर में हट्टा कट्टा बन गया और वो कसरत करने लगा। कसरत उसने क्यों की? क्योंकि गांव के लोग उसकी सास को पीड़ा देते थे, दुख देते थे। उस दुख का बदला लेने के लिए उसने कसरत प्रारंभ की थी, जिससे वो ढोलक की ताल पर ही वो कसरत करता था या कुश्ती सीखता था। तो फिर है आगे श्यामनगर का मेला। तो कुछ समय बाद जब वो पहलवान बन जाता है, ताकतवर हो जाता है, तो कुछ समय बाद श्यामनगर का एक मेला लगता है और उस मेले में कुश्ती का आयोजन होता है।
तो ये लोटन भी वहाँ पर कुश्ती देखने के लिए जाता है। और वहाँ एक पंजाब से चांद सिंह नाम का एक पहलवान जो अखाड़े में दहाड़ रहा है कि मेरे मुकाबले कोई नहीं है, अगर कोई मुझसे लड़ना चाहता है तो दंगल में आए, ऐसे वो सबको चुनौती दे रहा है। लेकिन कोई भी उसकी चुनौती को स्वीकार नहीं करता। तो जब लोटन सिंह ये देखता है, उस पहलवान की ऐसी चुनौती सुनता है, तो वो उस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। जो एक नामी पहलवान था चांद सिंह, जिसको शेर के बच्चे के नाम से भी जाना जाता था, बहुत नामी पहलवान था। तो उसकी चुनौती को लोटन है वो स्वीकार कर लेता है। लेकिन राजा साहब उस चांद सिंह के साथ लोटन को लड़ने से या पहलवानी करने से, कुश्ती लड़ने से इनकार कर देते हैं, उनको इजाज़त नहीं दी जाती है। लेकिन फिर वो इतना जिद्दी है, वो अपनी बात पर अड़ा रहता है, कुश्ती करने के लिए वो तैयार है। लेकिन कोई भी उसके पक्ष में नहीं होता, सभी उसके विरोध में होते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि ये कुश्ती लड़े। सब सोचते थे कि इसने जो चुनौती ली है ये इस के लिए बहुत भारी पड़ सकती है, अर्थात इसकी मृत्यु तक भी हो सकती है। तो ऐसा सोचकर कोई भी उसका पक्ष नहीं ले रहा था। तो श्यामनगर का जो मेला था उसमें उसने चांद सिंह को चुनौती दी और उससे कुश्ती लड़ी। तो कोई भी उसके साथ नहीं था। तो वो जो ढोलक की ताल थी उस ताल पर ही उसने कुश्ती की प्रेरणा मिलती रही, वो कुश्ती लड़ता रहा और अंत में लोटन पहलवान की ही जीत हुई, जिससे वो जीत गया और चांद सिंह पहलवान को उसने चित कर दिया। तो पहलवान को जो ढोल से ही प्रेरणा मिलती रही, फिर अंत में तो फिर सभी उसके समर्थक बन गए, सभी उसकी जय जयकार करने लगे। और ये जो श्यामनगर का राजा था उसने भी उसको अपने गले से लगा लिया और पहले चांद सिंह को अपना राज पहलवान घोषित करना चाहते थे। लेकिन बाद में जब लोटन ने उसको चित किया तो लोटन सिंह उसी के क्षेत्र का एक पहलवान था, इसलिए उसी को उन्होंने राज पहलवान घोषित कर दिया। तो राज पहलवान का दर्जा भी श्यामनगर के मेले में ही उसको मिला था। और जब उसको ये दर्जा मिला तो वहाँ पर राज दरबार में जो भी ब्राह्मण थे, मंत्री वगैरह थे, मैनेजर वगैरह थे, जो वो इसके विरोध करते थे, वो उसको वहाँ रखना नहीं चाहते थे क्योंकि वो नीची जाति से संबंधित रखता था। लेकिन राजा ने उसे जो भेदभाव था जाति का उसको भी तुरंत ही दबा लिया। तो वो उसको राज पहलवान का दर्जा दे दिया गया। तो वो राज दरबार में रहने लगा और उसने नामी पहलवानों को हराया। तो उसने बहुत सारे जो नामी पहलवान थे, जैसे चांद सिंह था, काला खां था, अन्य और भी बहुत सारे जो दंगल लड़ते थे, कुश्ती करते थे, नामी पहलवानों को उसने हरा दिया, चित कर दिया। तो उसके मुकाबले या उसका प्रतिद्वंदी अब कोई नहीं रहा था। और राज दरबार में पालन पोषण तो बाद में, पहले तो उसकी सास ने उसका पालन पोषण किया था और फिर वो राज दरबार में जब रहने लगा तो उसका पालन पोषण राजा के दरबार में ही होने लगा। उसको पौष्टिक आहार दिया जाने लगा, वो और भी अधिक पहलवान बन गया, जिससे उसको अच्छा खाने को मिलता था और अच्छी कसरत करता था दिन भर। तो वो ऐसे रहता था और जब भी मेले में जाता था तो मदमस्त हाथी की तरह झूमता हुआ जाता था और उसके सामने कोई भी पहलवान टिक नहीं पाता था। उसने सभी नामी पहलवानों को भी चित कर दिया था, सब उससे डरने लगे थे। तो फिर उसके साथ ही उसने बेटों को राज पहलवान बनाना, तो अपने बेटों को भी राज पहलवान बना दिया था, उनसे कसरत करवाता था, उनको सांसारिक ज्ञान भी देता था। यानी उनको कुश्ती के साथ साथ जब भी समय मिलता था सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा वो देता था। और अपने बेटों को भी, दोनों को, उसने 2 बेटे थे तो उनको भी राज पहलवान बना दिया था। तो दोनों बेटे और लोटन पहलवान तीनों राज दरबार में रहते थे। फिर उसके बाद कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो जाती है और
राजसत्ता परिवर्तन, राजसत्ता परिवर्तित हो जाती है। यहाँ राजा का जो शासन था अब बदल जाता है। उसका बेटा, राजा का जो बेटा था वो विलायत से आकर अपना सारा राज काज संभाल लेता है। तो उस राजकाज का परिवर्तन होने से लुटन पहलवान को वहाँ राज दरबार में नहीं रखा जाता। कुश्ती की जगह वे घोड़ों की रेस ने ले ली है, यानी लुटन पहलवान सिंह को वहाँ से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसका खाने पीने का जो खर्च था वो अधिक था। उसको देखते हुए उसने, राजा के जो बेटे थे उसने उनको वहाँ से निकाल दिया। और फिर लुटन का गांव लौटना, लुटन फिर गांव लौट आता है। और गांव लौटने के बाद वो, उसके पास घर वगैरह भी अच्छे से नहीं है, क्योंकि उसकी सास की और उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। तो तीनों पिता पुत्र यहाँ गांव में आ जाते हैं। तो गांव वालों ने ही उनका खाने पीने का जो खर्च है वो दिया और उनको रहने के लिए स्थान दिया। और वहाँ पर जाकर, गांव में जाकर गांव के जो युवा थे उनको उन्होंने कुश्ती के दांव पैंच सिखाना प्रारंभ कर दिया। उनको दांव पैंच सिखाता था। और धीरे धीरे वहाँ पर अकाल, अन्न का अभाव, मलेरिया हैजा फैल गया था, क्योंकि वर्षा नहीं हुई थी। वर्षा के अभाव में अन्न की कमी हो गई थी और मलेरिया और हैजे की जो खतरनाक या भयानक बीमारी थी वो वहाँ पर फैल चुकी थी, जिसके कारण जो उनको गांव के युवाओं को जो दाव पैंच सिखाता था कुश्ती के, वो भी धीरे धीरे करते कम हो गए और उसके पास कोई काम नहीं रहा। और गांव में हर रोज़ 2-3 लाशें उठने लगी। बीमारी इतनी अत्यधिक बढ़ गई कि उसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा था। तो हर दिन गांव से 2-3 लाशें उठती थी। यहाँ तक की स्थिति आ गई कि उनको कफन भी देने के लिए कोई नहीं रहा, अर्थात कफन भी उनको उपलब्ध नहीं होता था। तो बहुत सारी लाशों को तो नदी में प्रवाहित किया जाने लगा। तो इस तरह बहुत ही भयानक यहाँ इस पाठ में गांव की दशा दिखाई गई है, जिससे सभी लोग परेशान हैं। कोई भी इस समस्या से उबर नहीं पा रहा है। तो अंत में लुटन की मृत्यु, यानी लुटन की मृत्यु से पहले उसके जो 2 बेटे थे वो भी भूख के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, कि उनमें भी वो बीमारी लग जाती है, मलेरिया और हैजा हो जाता है। एक दिन वो भी दोनों चित मिलते हैं या मृत्यु उनकी हो जाती है। तो अपने दोनों बच्चों को उठा के लुटन पहलवान नदी में प्रवाहित कर देता है, उनको नदी में बहा देता है। तो ऐसा दुख भरा दृश्य यहाँ लेखक ने दिखाया है। और जब 4-5 दिन तक वो गांव में वैसे ही फिर से वो ढोलक बजता रहता है, और जब 4-5 दिन गुजर जाते हैं तो ढोलक की आवाज़ नहीं आती, तो उसके जो कुरुन ये थे, शिष्य थे, उन्होंने जाकर देखा तो वहाँ पर पहलवान भी चित पड़ा था, जो कभी जीवन में चित नहीं हुआ। एक बार उसने अपने शिष्यों से कहा था, अगर मैं मर जाऊँ तो मुझे पीठ के बल मत लेटाना, यानी मुख के बल लेटाना, क्योंकि मैंने जीवन में कभी हार नहीं मानी, कभी मैं चित नहीं हुआ। तो मुझे हमेशा जब मैं मर जाऊं तो चिता पर भी मुझे पेट के बल ही लेटाना। तो ऐसा कहकर उस शिष्य के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो ये हमारा पाठ था, बहुत ही करुणा से भरा हुआ, ग्रामीण आंचल से युक्त ग्रामीण शब्दों का इसमें बहुत प्रयोग किया गया है। और इसमें जो हैजे और मलेरिया की जो बीमारी है वो फैली हुई थी, और साथ ही अनावृष्टि और अन्न का अभाव के कारण भी लोगों की हर रोज़ मृत्यु हो रही थी। तो ये था भाई हमारा आज का पहलवान की ढोलक पाठ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे, आपको ये वीडियो पसंद आए, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।